आज का ज़माना ऐसा आ गया है जहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। कोई अगर तारीफ़ नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता, कमेंट नहीं करता तो लोग अपसेट हो जाते हैं। वो ज़माने में हम जी रहे हैं। और इसका कारण ये भी है कि हम बुक्स को छोड़ के फ़ोन के जीवन में तब्दील हो गया है। लोग ज़्यादातर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा हर्जाना बच्चों को उठाना पड़ रहा है। हमारी पीढ़ी के जो माता पिता थे उस समय पता नहीं क्यों गले लगा वगा के बहुत प्यार नहीं करते थे। अले मेरा बच्चा, अले मेरा बाबू, कभी नहीं करते थे। प्यार बहुत करते थे। हमारी खुशियों में बेइंतहा खुश होते थे। मेरा कोई सीरियल टेलीकास्ट होता था तो पिताजी ना खुद नहीं देखते थे, पूरे मोहल्ले पूरी कॉलोनी को बता के आते थे। हमारे उसमें शास्त्रों में भी माता पिता का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है। मतलब माँ का दर्जा तो भगवान से ऊपर मानते हैं और पिता को भी उसी स्थान पर रखा जाता है। हम आज भी क्या करते हैं, हम कितने नामों पे नफरत करते हैं भाई। हम प्रदेश के नाम पे नफरत करते हैं, जाति के नाम पे नफरत करते हैं, हम धर्म के नाम पे नफरत करते हैं। अगर ये भी सब खत्म कर देंगे तो हम एरिया के नाम पे नफरत करेंगे कि आप मलाड वाले में गांधी वाली वाला, उसको खत्म कर देंगे तो मोहल्ले के नाम पे करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू युद्ध क्वेक। हमारा जो पॉडकास्ट है इसका उद्देश्य है डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और कवि भी हैं। इनका काम बहुत आगे तक गया है, बहुत लोग इसको समझते हैं क्योंकि क्या है कि क्रिएटिव जो रोल होता है उसको बहुत कम लोग ही समझते इसलिए हैं क्योंकि वी इन इंडिया वी आर नॉर्मली फैंटेसाइज्ड अबाउट सेफ ऑप्शंस। हम नॉर्मली ये देखते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब कैसे मिले, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने, हम एमबीए कैसे करें। तो जो नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब होती है इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस जाता है। तो बहुत सारे लोग जो क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं उन लोगों तक हम अपनी बात खुद पहुंचा भी नहीं पाते और उनके काम को हम देख नहीं पाते। मैं आज जिस गेस्ट की बात कर रहा हूं उनका काम बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं और इनफैक्ट मैंने उनका जो काम देखा, रिसर्च किया तो मुझे खुद हैरानी हुई कि एक इंसान इतना मल्टी टैलेंटेड कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया है बहुत उम्दा किया है। एक्टिंग के क्षेत्र में भी उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत सारी मूवीज़ करी है, मोर देन 100 मूवीज़। इवन उनकी एक मूवी है जो कि कैंस में भी सेलेक्ट हुई है जिसका नाम है हप्पन संगवाला। दूसरा इनकी एक बुक आई है जिसका नाम है भूरी धूप, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रुचि रखते हैं लेखन में, अपनी जो सोच है उसको अक्षरों में पिरो के अपनी बातों को सामने रखते हैं। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपने इमोशंस को पेपर पे डाल के दुनिया तक सामने रखना, उसके लिए बहादुरी चाहिए, वो सब नहीं कर पाते हैं। तो जब मैंने इनके बारे में रिसर्च किया, इनके बारे में जाना तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। अब मैं ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए मैं वेलकम करूँगा हमारे गेस्ट को जिनका नाम है रवि यादव जी। वेलकम रवि जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और मैं जानता हूँ आपका समय बहुत कीमती है और आपने इतने कम समय के लिए, हालांकि टाइम आपने कम ही दिया हमें, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ ये समय बहुत अनमोल है जो कि आप हमें दे रहे हैं। तो थैंक यू फॉर द इनविटेशन, एक्सेप्टेंस। बाकी धन्यवाद विशाल जी सबसे पहले। और क्योंकि मैं आपके पॉडकास्ट को देखता हूं और बहुत अच्छा कुछ अलग सा पॉडकास्ट आप करते हैं और आपकी जो व्यूवरशिप है, क्योंकि लोग आपको इतना देखते हैं तो शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं इतने खूबसूरत जो आपके दर्शक हैं उनसे मिल सकूं, उनसे बात कर सकूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने एक्सेप्ट किया। और मैं वैसे भी बहुत चाहता हूँ कि जो क्रिएटिव लोग हैं उनके काम को हम ज़्यादा से ज़्यादा सराहें, क्योंकि एक जो क्रिएटिव इंसान होता है उसको एक ही चीज़ की उम्मीद रहती है, वो है क्लैपिंग, वो अप्रिसिएशन। और पैसे से ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट अप्रिसिएशन ही होता है, जो मैं समझ पाता हूँ एक क्रिएटिव इंसान के लिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्रिएटिव इंसान है, चाहे वो डांस में हो, सिंगिंग में हो, उनको बहुत बार ब्लैंक ऑडियंस भी मिलती है। ऐसे लोग भी मिलते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो मुश्किल होता है उस दौर को आगे बढ़ना और अपनी मंजिल तक से आंखें टिकाए रख के उसी दिशा में काम करते रहना। तो आप इस पॉडकास्ट की शुरुआत मैं इस आपके जर्नी से शुरू करना चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को, जो बहुत एक्साइटेड है आपके बारे में जानने के लिए, कि आपने इस क्षेत्र में शुरुआत कैसे करी, बैकग्राउंड क्या था, आपके माँ बाप के बारे में थोड़ा बताइए। और ये बताइए कि अगर आपने एक्टिंग को चुना, प्रोडक्शन को चुना या राइटिंग को चुना, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, स्टोरी क्या है?
देखिए, जैसा आपने अभी शुरुआत में कहा कि किसी भी क्रिएटिव व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो पैसे से ज़्यादा होती है, वो जो सम्मान मिलता है, वो जो प्रेम मिलता है, वो जो तालियां मिलती है। हाँ। जिस फिल्म का आपने जिक्र किया, हप्पन सांग वाला, जो हमारी फिल्म कांस में गई थी, हाँ। मैंने उसमें एक गाना लिखा था कि हो लगा चेहरे पे पाउडर। उसकी 2 लाइनें हैं कि हो लगा चेहरे पे पाउडर, तालियों का शोर हो, मैं ये दुनिया हार जाऊं फिर अगर वो दौर हो। तो कलाकार जिंदा रहता है उन तालियों के लिए। तो मेरी जो शुरुआत है उसके पीछे भी यही है कि जब मैं मतलब पूरी तरीके से गांव में पला बड़ा हूँ। हाँ। और उत्तर प्रदेश का एक गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। अच्छा। तो मुझे हमेशा लगता था कि पैसा तो चलो बहुतों के पास होता है। हाँ। कुछ ऐसा करें, मुकेश जी के गाने सुनते थे, रफ़ी साहब के गाने सुनते थे और जो फिल्में देखते थे। हाँ। तो ये लगता था कि लोग तो ये हैं। हाँ। भाई अपने कदमों के निशान छोड़ के गए हैं। हाँ। तो शायद वहाँ से ये शुरुआत हुई और फिर ये लगा कि किस फील्ड में जाएं। तो शुरू मुझे लगता था कि मैं सिंगर बन जाऊं। हाँ। बट जहाँ मैं था वहाँ म्यूज़िक सीखने का कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं था। और फिर उसके बाद हम क्योंकि गाज़ियाबाद शिफ्ट हो गए, और गाज़ियाबाद जो है वो दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ शहर है। हाँ। तो दिल्ली में थिएटर का एक बहुत अच्छा माहौल है। मुझे लगता है कि भारतीय रंगमंच का दिल्ली जो है वो गढ़ है। दिल्ली में बहुत NSD वहाँ पर है, श्री राम सेंटर वहाँ पर है। मतलब बहुत सारी वहाँ पर वो हैं। तो मैं इस तरीके से इस लाइन में आया नाम की तलाश में। और बस फिर वो सफ़र जैसे बाकी सब कलाकारों का होता है वो चलता गया। एक्टिंग मैंने वहाँ काफ़ी समय थिएटर किया दिल्ली में, और हमारे अच्छे मतलब बहुत सम्मानित गुरुओं के साथ मुझे रंगमंच में काम करने का मौका मिला। वहाँ बहुत सारे हमने सीरियल्स किए एज एन एक्टर, क्योंकि दिल्ली में जो काफ़ी शोज उस समय बनते थे, तो वो किए। और फिर उसके बाद में मुंबई शिफ्ट हो गया। वैसे थिएटर्स के बारे में ये बहुत बोला जाता है कि वहाँ पे आपको उतना मौका नहीं मिलता रीटेक का, तो जो है वो उस समय आपको परफॉर्म करना है, और या तो नेगेटिव चीज़ या पॉजिटिव चीज़ उसी समय मिल जाएगी ऑडियंस से। और जो रीटेक का मौका अपने को मूवीज़ में मिलता है वो वहाँ ऑप्शन नहीं है। और इसके अलावा भी चुनौतियाँ बहुत रहती हैं, क्योंकि हम जिस समाज से पले बड़े हैं वहाँ पे हमेशा ये कहा जाता है कि आपको नियंत्रण में चीज़ें करनी है। आपको अगर अपने पाँव बढ़ाने भी हैं तो एक सीमा के पार नहीं जाना है। ये बड़ा मुश्किल होता है एक क्रिएटिव इंसान के लिए, क्योंकि क्रिएटिव इंसान के लिए कोई सीमा होती ही नहीं है। वो अपने पंख उस ऊंचाइयों तक उड़ाना चाहता है जिस ऊंचाइयों तक किसी ने दुनिया को देखा भी नहीं हो। तो ऐसे माहौल में भारत में रह के, जहाँ पे चीज़ें बहुत रिजर्व्ड है, बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है लोगों को, आपने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो आज भी आप फ़क्र महसूस करते हैं अपने आप पे कि आपने उस कठिन दौर को से गुज़र के आगे बढ़े? देखिए, जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, जो कठिनाई होती है, वो कह लीजिए कि ईश्वर की कृपा से मेरे जीवन में नहीं आई। वो होता है घर वालों को मनाना। हाँ। क्योंकि जब आप गांव में हैं, आपके आसपास लोग सेटल हो रहे हैं, आप एक अच्छे परिवार से आते हैं जहां आपके भाई बांधव जितने भी हैं वो सब या तो बिजनेस में या नौकरी में जा रहे हैं, और क्योंकि धन जो है, पैसा जो है, वो हमारा पैमाना है किसी व्यक्ति की सफलता को आंकने का। करेक्ट। तो उससे जब आप सोचते हो साहब मैं कलाकार बन जाऊंगा, मैं एक्टर बन जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा मैं, तो अक्सर घर वालों की चिंता होती है। घर वाले भी गलत नहीं होते, वो अपने बच्चे को सेटल देखना चाहते हैं। सही बात। लेकिन मेरी किस्मत थी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, टीचर थे वो, और गांव में रहते हुए वो बहुत दूरदर्शी थे। या कह लीजिए वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। वो उन्होंने कभी मुझे इस बात के लिए न रोका, न हतोत्साहित किया कि कहाँ जाओगे, क्या नाचने गाने का काम करोगे तुम। मैं जीवन के जिन पलों में कभी हताश भी हुआ, जब मुझे कभी लगा कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा यार जो मैं सोचता था, क्योंकि हम सबको लगता है कि हम जहाँ पहुंचना चाहते थे वहाँ नहीं पहुंचे। शायद किसी मोड़ पे शाहरुख खान साहब को भी लगता होगा, या जितने भी हमारे कामयाब लोग हैं उनको भी लगता होगा। करेक्ट। तो उन्होंने हमेशा कहा कि अरे तुम क्यों परेशान होते हो, तुम ये सोचो कि तुम उस काम में हो जिसमें तुम्हारे पूरे इलाके में कोई नहीं है। तो ये बात बड़ा प्राउड फीलिंग देती थी। मुश्किलें जो थी वो दूसरी तरह की थी कि जब आप प्योर गांव से आते हैं और दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हैं, तो आपके लिए एक मतलब अभी के बच्चों को पता नहीं कितना समझ में आएगा नहीं आएगा, लिफ्ट में चलना भी आपके लिए समझ में नहीं आता है, क्योंकि गांव में आपने कौन सा लिफ्ट देखी होती है कि ये चलती कैसे, ऐसा है इसमें अगर आप चलते हैं तो क्या इसमें पैसा देना पड़ता है, क्या कोई मना तो नहीं कर देगा। तो मुझे लगता है वो जो गांव से शहर में शिफ्ट होने की जो चुनौतियां थी वो थी।
और बाकी तो मुझे लगता है कि माता पिता का आशीर्वाद हमेशा रहा। मैं एक चीज़ यहाँ विशाल जी और कहना चाहता हूँ, दुनिया बहुत खूबसूरत है। हाँ। दुनिया, इतने प्यारे लोग हैं दुनिया में। लोग कहते हैं कि दुनिया बड़ी ख़राब है। मैं 19-20 साल की उम्र में घर से निकला था। हाँ। और निकला मतलब घर में तो आज भी हूँ, घर वालों के आशीर्वाद से ही हूँ जो भी हूँ, लेकिन मैं अपने ऐसे काम में था जिसमें मेरे घर वाले मुझे सलाह नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्हें खुद उस बारे में अंदाजा नहीं था। मुझे जो भी जीवन में मिला है उसमें मेरे बड़ों का आशीर्वाद है। और इस दुनिया, जिस दुनिया को हम खराब कहते हैं, उस दुनिया के इतने अजनबी लोगों का योगदान है, उनकी गाइडेंस। कुछ लोग बुरे भी मिले, कोई बात नहीं, आप रास्ते में चलते हैं तो कुछ कांटे भी मिलते हैं। हाँ। लेकिन हम फूलों का जिक्र ज्यादा करें तो बेहतर होगा। मुझे दुनिया में बहुत सपोर्ट मिला। हाँ। आज भी मिलता है। और बस वैसे ही रास्ता बनता गया। तो आपने शुरुआत में जब आप बड़े हो रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय आपको रियलाइज हो गया था क्या कि आपको जीवन में क्या करना है? आप यकीन माने, मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ वहाँ पर 10वीं क्लास होने के बाद बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई यूपी पुलिस के फॉर्म निकले हैं या आर्मी का फॉर्म निकल रहा है। हाँ। मतलब वो सोचना शुरू कर देते हैं। मैंने जिंदगी में कभी आज तक किसी नौकरी के लिए, किसी दूसरे बिजनेस के लिए कोई अप्रोच ही नहीं किया। मैंने आज तक नौकरी का कोई फॉर्म नहीं भरा। अच्छा। मुझे 10th क्लास में मुझे लगने लगा था कि मैं एक्टर ही बनूंगा, और उसके लिए जो प्रयास वहाँ पर हो सकते थे उस स्तर पे जहाँ मैं रहता था वो हुए। और कहते हैं कि जब आप कोशिश करते हैं तो ईश्वर रास्ता देता है। उन्हीं दिनों पिताजी गांव छोड़ के गाजियाबाद आ गए। अच्छा। गाजियाबाद आए तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया दिल्ली से जुड़ना। तो वो जो तमाम एफर्ट्स थे वो होते चले गए और रास्ता जो था वो निकलता चला गया अपने आप। आपकी परिभाषा क्या है सक्सेस की? बहुत सिंपल सी परिभाषा है, सुकून में है क्या आप, खुश हैं क्या? मैं कई बार बोलता हूँ कि आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ मुंबई, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ मुंबई। पूरी कोशिशों का, पूरी भाग दौड़ का, पूरी मार धाड़ का हम हासिल क्या चाहते हैं? क्या हम खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ। आज मैं अगर विशाल जी के पॉडकास्ट में आके बैठा हूँ मैं तो भी खुश हूँ। मैं यहाँ न होता मैं तो भी खुश होता। मेरे लिए सक्सेस वो व्यक्ति है जो जिंदगी अपने ढंग से जी पा रहा है और खुश है। नाइस, अच्छी सोच है आपकी। आपकी सोच सुन के हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी बहुत सॉर्टेड हो जाएगी, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा आ गया है जहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। कोई अगर तारीफ़ नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता, कमेंट नहीं करता तो लोग अपसेट हो जाते हैं। वो ज़माने में हम जी रहे हैं। और इसका कारण ये भी है कि हम बुक्स को छोड़ के फ़ोन के जीवन में तब्दील हो गया है। लोग ज़्यादातर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा हर्जाना बच्चों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे तो कोमल होते हैं, उनके क्रिएटिव माइंड को एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो एक लिमिट उस डिजिटल दुनिया को ही अपनी दुनिया समझ रहे हैं, जबकि दुनिया तो उसके बाहर है। तो जब आप इतनी चीज़ों को देखे, आपने अपने पिताजी के बारे में बोला कि वो इतने प्रोग्रेसिव थे, आपके हमेशा आपको सपोर्ट किया, तो ऐसी कोई चीज़ आपको लगती है कि आपको आपके पिताजी से मिली या उनकी सीख अभी भी याद है कि वो आपको जीवन भर काम आया? विशाल जी, जो मिला या तो उनके आशीर्वाद से मिला या उनके जो दिशा निर्देश थे उनसे मिला। मेरा एक गीत था मतलब है वो भी, हम लोगों ने गीत बनाया था कि जब तक मैं पापा नहीं था बाबूजी आपको समझा नहीं था। ये यूट्यूब पर है गाना और आलोकनाथ जी इसमें बाबूजी बने थे। हमने लिखा और प्रोड्यूस किया था इस गाने को कि जब तक मैं पापा नहीं था बाबूजी आपको समझा नहीं था। बहती थी बर्फ के नीचे नदी मैं मगर गहराई तक डूबा नहीं था। आपकी वो झिड़कियां बन गई मंजिलों की सीढ़ियां। तो माता पिता की जो झिड़कियां भी होती हैं ना, वो इतनी पवित्र और पावन होती हैं, दुनिया में शायद किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं होती। तो पिताजी की दी हुई नसीहतें, हम खुशनसीब हैं, मैं ये बात ऑन स्क्रीन बोलता हूँ कि हमने अपने पापा से मार खाई है। हमारी वाली जो पीढ़ी है, अब क्या होता है, पिताजी की बात बोलते थे कि जो अपने माँ बाप से नहीं पीटा वो दुनिया से पीटता है। पीटने का मतलब हाथ से पीटना नहीं है। बच्चा जो है वो कच्ची मिट्टी जैसा होता है। जिस समय वो आकार लेना शुरू करता है, अगर उस समय आकार देने वाला बिजी हो, उसके पास समय ना हो या उसके खुद के सांचे सही ना हो, तो वो कुछ भी गलत आकार ले लेगा। बट वो मिट्टी जब एक खूबसूरत मान लीजिए एक आकार ले लेती है, तो उस मिट्टी को याद आता है कि उन दिनों तो मुझको पता भी नहीं था कि मुझे ये आकार लेना है।
पर अगर मैंने गलत आकार ले लिया होता तो या तो मैं तोड़ दी गई होती, या मैं कहीं गलत जगह फेंक दी गई होती। मेरा एक दोहा है कि कच्ची मिट्टी ले रही अगर गलत आकार, कच्ची मिट्टी ले रही अगर गलत आकार, मिट्टी नहीं कुम्हार है इसका जिम्मेदार। तो अगर हमने सही शेप भी ली है, अगर सच में आपको ऐसा लगता है या किसी को लगता है कि हमारी जिंदगी में, हमारे व्यक्तित्व में कुछ अच्छा है, तो उसका क्रेडिट भी जो है वो हमारे फादर, हमारी मदर या हमारे बड़ों को जाता है। करेक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि हम अपनी जीवन की भागादौड़ी में जो मूल चीज़ें हैं ना उससे बेखबर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपने महसूस किया जो आपको अपने समय में अपनी परवरिश में नहीं मिला, जो आप जब आप पिता बने तो आपने उसमें आपने तब्दील लाई, आप चेंज लाए कि जो चीज़ें मुझे एज अ बच्चा नहीं मिला लेकिन मैं एज अ पिता वो बदलाव ज़रूर लाऊंगा। तो ये इस बारे में भी सोचते थे क्या आप? कोई किसी की कॉपी नहीं होता। तो यकीनन जैसे मेरे पिता थे, मैं वैसा पिता नहीं हूँ। उसका कारण ये है कि हमारे पिता जिस स्तर तक, एक बड़ी खूबसूरत बात है आनंद बख्शी जी ने कही थी एक बार, मैं इंटरव्यू करा था उनके बेटे का, कि जब हम पैदा हुए उसी दिन हमारे घर में एक पिता भी पैदा हुआ। उससे पहले वो पिता नहीं थे। Correct. उससे पहले जिस दिन मेरे घर में मेरे बच्चे पैदा हुए, मैं पिता के तौर पे उस दिन पैदा हुआ। तो हम अपने बच्चों के साथ पिता होना सीखते हैं। ठीक है, सही है। हमारे फादर साहब जो उन्होंने किया, उसमें अगर हमको कोई चीज ऐसी लगी कि ये ऐसे नहीं, ऐसे भी तो डील हो सकती थी, या ये वाली चीज पिताजी नहीं करते तो बेहतर था, तो मुझे लगता है कि हमने उतना थोड़ा बहुत किया। जैसे पता नहीं क्यों हमारी पीढ़ी के जो माता पिता थे उस समय, पता नहीं क्यों गले लगा के बहुत प्यार नहीं करते थे। अले मेरा बच्चा, अले मेरा बाबू, कभी नहीं करते थे। प्यार बहुत करते थे, हमारी खुशियों में बेइंतहा खुश होते थे। मेरा कोई सीरियल टेलीकास्ट होता था तो पिताजी ना खुद नहीं देखते थे, पूरे मोहल्ले, पूरी कॉलोनी को बता के आते थे, और ऐसे बताते कि रवि का शो आ रहा है डीडी पे, देख लीजिए, लगा लीजिए। फिर बोलते, फिर ऐसा शो करते, कोई बड़ी बात थोड़ा ही, मतलब घर में ऐसा शो करे, कोई बड़ी बात थोड़ा ही। तो मुझे लगता है जब मैं मेरे बच्चों के साथ, मुझे लगता है प्यार क्यों नहीं करते थे, मतलब गले से लगा के चिपका के प्यार क्यों नहीं करते थे। मैं शायद अपने बच्चों को ऐसा करता हूँ। कभी कभी किसी बात पे नाराज होते थे तो कई दिन तक नाराज रहते थे, कई दिन तक, पर मैं उस पर उंगली नहीं उठाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो पिता हैं और पिता से बड़े तो हम कभी नहीं हो सकते। तो उन्होंने जो उस समय किया होगा वो हमसे बेहतर समझते थे। दूसरी बात, एक चीज और है, हमें इस बात की छूट देनी चाहिए कि हमारे माता पिता भी इंसान होते हैं, उनमें भी कुछ तो खामियां, हमारे पिता हैं पर इंसान भी तो हैं। तो हमें ये तय करना होता है कि हम अपने माता पिता की कमियों पे ध्यान दें, या जो उन्होंने हमारे लिए किया और जो उनके व्यक्तित्व में कुछ कमाल था, हम उस पर ध्यान दें। इसीलिए हमारे, आप देखें तो सनातन में और हमारे उसमें शास्त्रों में भी माता पिता का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है। मतलब माँ का दर्जा तो हम भगवान से ऊपर मानते हैं, और पिता को भी उसी स्थान पर रखा जाता है। तो आपके जीवन में, जैसे आपने कहा, माँ बाप तो हैं ही जिनसे आप प्रेरित होते थे, तो उनके अलावा ऐसे कौन लोग हैं जिनसे आप इंस्पायर हुए और आपने लाइफ को उनको देख के, वो रोल मॉडल रहे आपके हमेशा ही, आपके काम के प्रति या पर्सनली भी आप उनको देख के ही आगे बढ़े जीवन में? इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन थे आपके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे कोई एक गुरु नहीं होते। आप जीवन में चलते चलते, रास्ते में जाते जाते बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, देखते हैं, ये महसूस करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए था या मुझे नहीं करना चाहिए था। कभी कोई एक पंक्ति आपको दिशा देती है, कभी कोई एक व्यक्ति आपको दिशा देता है, और वो दोनों तरह से देता है कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। हम जो पढ़ते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो लोगों से मिलते हैं, हम उसमें से अपने आदर्श चुनते हैं। करेक्ट। हमने राम को पढ़ा, हमें राम जैसा बनना है, हमने उसी रामायण में रावण को पढ़ा, हमने इंद्रजीत को जाना। हम ये तय करते हैं कि हम किसी से प्रभावित होते हैं और हम धीरे धीरे वैसे हो जाना चाहते हैं। उस हो जाने के प्रोसेस में हम एक नया व्यक्तित्व हो जाते हैं। हम पूरी तरह वो नहीं होते, हम पूरी तरह ये नहीं रहते जो हम चले थे। हम अपना एक स्वरूप जो है, अपना एक आकार जो है, वो हम ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जीवन में। किसी एक का नाम लूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बेईमानी होगी। बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें मुझको लगता है ये कितना अच्छा बोलता है। मैं गाँव से आया था और आकाशवाणी से मैंने शुरू किया। अच्छा। तो सईद अंसारी जो बहुत बड़े न्यूज़ एंकर हैं, मैं सईद को देखता था
सही जब बोलते थे ना, हाँ, तो अब तो आप सब जान गए कि वो कैसा बोलते हैं कि लोग उनको सुनते हैं। हाँ, तो मैं देखता था आदमी कितना मीठा बोलता है, मतलब कितने प्यार से, कितने अदब से वो आदमी बात करता था। हम लोग युवा वाणी में प्रोग्राम करते थे तब, बहुत सारे लड़के थे उस समय। उनके मैं बताऊं आपको, सईद साहब के जो फादर हैं वो बहुत बड़े शायर थे, वो भी आकाशवाणी में थे, बड़े शायर थे। अच्छा। तो उनको वो संस्कार वहां से मिले होंगे। तो आप किसी व्यक्ति से सोचते हो कि यार मैं कभी ऐसा बोलूंगा क्या, तो वो बोलने के लिए आपको भाषा को इतना पकड़ करनी होगी जितनी सही दिया, उस तरह जिस तरह के लोगों से आप प्रभावित रहते हैं। किसी व्यक्ति को आप देखते हैं कि ये कितनी मदद करता है लोगों की, यार क्या बात है, रात को 2 बजे फोन करो, बोलेगा मैं आता हूँ यार, तो हम ऐसे हो जाएंगे, या आप ये तय करते हो हम ऐसे नहीं होंगे। तो मुझे तो लगता है कि जीवन में हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ आपको सिखाया, और वो सीखने का जो प्रोसेस है, वो जो एक प्रक्रिया है, वो सतत प्रक्रिया है जो आपके मन को कहीं ना कहीं मोल्ड करती है, आपके मन को कहीं ना कहीं ये एक दिशा देती है कि ऐसा हो जाना है और ऐसा नहीं होना है। तो अगर आपको वापस से आपके 20s में भेज दें तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे अपने जीवन में, या फिर ऐसी क्या सोच में बदलाव अब आया है आपके पास जो अगर आपको 20s में मिलता, अगर आपको पता होता, तो आपकी लाइफ की रूपरेखा अलग होती, या आप उस समय आपने ऐसे कौन से डिसीजन लिए थे जो अब आपको लगता है कि वो डिसीजन नहीं लेने चाहिए थे? ऐसा आपने तो अपनी लाइफ को खूब पढ़ा होगा, तो आपको क्या लगता है अभी आपको 20s में भेज दें तो आप क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि मुझे अपनी ज़िंदगी के किसी भी निर्णय पे अफसोस नहीं है। ग्रेट। तभी मैं खुश हूँ। हाँ, ये बात सच है कि आप जब अपनी ज़िंदगी को परिभाषित करते हैं, पलट के देखते हैं, तो जैसे मुझे 1-2 छोटी मोटी चीज़ें लगती हैं, और ठीक भी है यार, 20 साल की उम्र में आदमी 50 साल जैसा व्यवहार करेगा तो फिर काहे की युवावस्था, कुछ तो युवावस्था जैसा भी करे आदमी। तो मुझे लगता है, मैं MA कर रहा था हिंदी से, और उस समय मैं थिएटर करता था दिल्ली में, तो फर्स्ट ईयर मैंने किया, और मैं हिंदी में मतलब ईश्वर की कृपा से बड़ा अच्छा था, मतलब हिंदी में मैं कई बार जब सर ना हो तो मैं क्लास ले सकता था, ये मेरी स्थिति थी। अच्छा। और फर्स्ट ईयर के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं मंडी हाउस रोज जाता था थिएटर करने, तो मुझे लगा अगर मैं क्या करूँगा MA करके, मुझे क्या करना है, मुझे तो एक्टर बनना है, और मैं अभी थोड़ा सा शाम का समय बचता है मेरे पास, उसमें दिल्ली जा, मैं कॉलेज से आता था, कॉलेज से अपना बस घर आया, हाथ मुंह धोया, मैं दिल्ली चला जाता था। तो अगर मेरे पास पूरा दिन होगा तो मुझे ऐसा लगा मैं एक ही महीने में या 2-4 महीने में स्टार हो जाऊंगा बहुत बड़ा। तो मैंने MA बीच में छोड़ दिया। गर्ग साहब हमारे प्रोफेसर थे हिंदी के, उन्होंने मुझे बहुत कहा, मेरे फादर भी क्योंकि टीचर थे, और हिंदी की जो थोड़ी बहुत शब्दावली आई है मेरे पास, वो बिकॉज ऑफ माय फादर। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अगर वो न छोड़ा होता तो मैं MA इन हिंदी लिखता। इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं साहित्य से जुड़ा तो मुझे लगा कि यार MA इन हिंदी में लिख पाता अगर मैंने बीच में न छोड़ा होता। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दिल्ली में बहुत ज़्यादा समय दिया। मेरी गलत फहमी थी ये कि मैं इतना बड़ा एक्टर दिल्ली में बन जाऊंगा कि मुझे मुंबई वाले बुलाएंगे। तो उसमें मैंने अपनी उम्र का एक बड़ा खूबसूरत जो हिस्सा है वो मैंने दिल्ली में खर्च कर दिया। अच्छा। और ये दिल्ली और मुंबई का फर्क है बेसिकली, क्योंकि मुंबई में हमारी इंडस्ट्री है, तो आप दिल्ली में कुछ भी हो जाए, स्टारडम बहुत मुश्किल है। करेक्ट। क्योंकि सारी फिल्में तो यहाँ बनती हैं, सारे बड़े शोज यहाँ बनते हैं। अब तो फिर भी दिल्ली में रह के कई लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। तो अगर मुझे लगता है होता तो मैं MA नहीं छोड़ता। और एक मुझे लगता है कि मैं जब 10th कर रहा था तब मेरे पास बायोलॉजी थी, साइंस बायोलॉजी। मैंने फालतू में कुछ मेंढक मार दिए जिनकी ज़रूरत नहीं थी, कि मुझे डॉक्टर बनना नहीं था। तो मैं तो देखा देखी कर रहा था कि भाई उस बच्चे ने बायोलॉजी ली है, हम भी बायोलॉजी लेंगे, उसने साइंस ली, हम भी साइंस लेंगे। तो मैं शुरू से हिंदी साहित्य, हिंदी इसमें रहता तो शायद मैं अब थोड़ा सा और धनी होता, मेरी भाषा, मेरी शब्दावली, मेरा ज्ञान थोड़ा और बड़ा होता। उसमें जिस क्षेत्र में मैं हूँ, जिसमें मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उसमें मैं गया नहीं, उसमें मुझे जाना नहीं था। वही है कि अब आपको ऐसा फीलिंग आता है कि कुछ जगह समय अपन ने ज़ाया कर दिया, लेकिन वो होना ही था। सीखते कहाँ से सीखते आप? तो जैसे ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत कचोटती है और आप उसके बारे में हर समय सोचते हैं, और हमेशा वो आपको लगता है कि ये चीज़ें इतने सालों से चलती आई है, लेकिन इन सब चीज़ों में बदलाव क्यों नहीं आता? क्या आप ऐसे मेरे व्यक्तित्व में या दुनिया? नहीं, जनरल चीज़ों में, मतलब क्योंकि अपन इस समाज का हिस्सा है तो ऑब्वियसली हमें हर समय समाज के बीच में रहना है और उन चीज़ों का सामना करना है जो समाज हम पे डालते हैं। तो आपको कभी फीलिंग आई कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए, ना आपके पिताजी के टाइम, ना आपके टाइम, और ना आपके बच्चों के टाइम? तो
ऐसा कभी आपको, आप इस बारे में सोचते हैं? एक संवेदनशील व्यक्ति ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसको कोई चीज़ कचोटती ना हो। हाँ। कई चीज़ें हैं, जैसे मैं क्योंकि गांव की पृष्ठभूमि से आता हूँ, हाँ। और जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं उसको पलट के कुछ देना, हाँ, या पलट के उसको नमस्कार करना आपका फर्ज बनता है। तो मैंने जो गांव में देखा, हाँ, वो शहरों में भी है। हाँ, मुझे हमेशा लगता है कि हमने हाँ, मतलब पुरुष ने, हाँ, ये कहा है कि हम बराबर हैं, पुरुष और महिला, हाँ, बट हमने बराबर का सम्मान उसको दिया नहीं है। हाँ, मैंने गांव में जो स्थिति देखी वो आज भी है। हम कितना ही कहें कि हम नए भारत में हैं, भारत बदल गया है, सम्मान देना इसको बोलते हैं कि क्या हमने उसको जिंदगी जीने की छूट दी है, क्या हमने उसको वैसे, जैसे मेरा मन है कि मैं अभी आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, मेरा यहाँ से अगर प्लान बनता है तो मैं अभी पूना भी जा सकता हूँ, मुझे निर्णय लेना है। हाँ, तो हमने बराबरी का दर्जा अपनी महिलाओं को नहीं दिया है, और मुझे लगता है कि उनको ये होना चाहिए। उनका वो सम्मान मुझे कभी कभी मिसिंग लगता है। जो घटनाएं उस समय गाँव में देखी वो उस समय तो हम नहीं समझते थे, बट आज मुझे लगता है कि अगर हम किसी महिला को एकदम बिल्कुल सामान की तरह रखते हैं, हाँ, तो वो क्या महसूस करती होगी। और दूसरा जो मुझे विशाल जी बहुत ज़्यादा कचोटती है अब बड़े होने के बाद भी, हाँ, हम इतनी नफरत से भरे हुए क्यों हैं? मैं ये क्यों मानता हूँ, जो सोच के दायरे हैं ना, हम उसके कैदी क्यों हैं? क्या ऐसा संभव नहीं है कि आप भी खुश रहो, हाँ, मैं भी खुश रहूं? हाँ, अगर मैं ग्रीन कोट पहन के बैठा हूं तो आप इसका सम्मान करें, आप टी शर्ट पहन के बैठे हैं तो मैं इसका सम्मान करूं। हम तब तक सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो जाना चाहते जब तक मैं बिल्कुल आपको मेरे जैसा ना बना लूं या मैं आपको खत्म ना कर दूं। ये जो नफरत है ना, हाँ, ये सदियों से रही है, ऐसा नहीं कि आज है, हाँ, और ये रहेगी। पर इससे संवेदनशील व्यक्ति को हमेशा लगता है कि हम किस दौड़ में हैं। करेक्ट। हम आज भी क्या करते हैं, हम कितने नामों पे नफरत करते हैं भाई। हाँ, हम प्रदेश के नाम पे नफरत करते हैं, हम जाति के नाम पे नफरत करते हैं, हम धर्म के नाम पे नफरत करते हैं। अगर ये भी सब खत्म कर देंगे तो हम एरिया के नाम पे नफरत करेंगे कि आप मलाड वाले में कांदीवली वाला, उसको खत्म कर देंगे तो मोहल्ले के नाम पे करेंगे। हाँ, और ये करते करते वहां तक आता है कि हम अपने आप से भी अलगाव रखते हैं कि वो जो 5 साल पहले वाला रवि यादव था, हाँ, वो मुझे नहीं पसंद है। हमें आदत है लड़ने की, हाँ, कबीले बनाने की, और हम अपनी खुशी से ज्यादा इस बात से परेशान है कि ये जीवित क्यों है। मुझे इस नफरत से लगता है कि ये खत्म होनी चाहिए। ये बहुत गहरी बात बोली आपने, और ये हर तरफ से ये सच भी है। और ये बंटवारे की जो लड़ाई है, हर समय मनों में जो मिलावट हो जाती है, मन मुटाव हो जाते हैं, हाँ, बिना मतलब के, वो बहुत गलत है। अभी कभी आपको ऐसा लगा कि आपको गलत तरीके से आपके बारे में लोग सोचते हैं, आपका व्यक्तित्व कुछ और है, आपके मन में कुछ और है, लेकिन लोग क्योंकि आपको समझते नहीं है इसलिए वो हमेशा आपको अलग नज़रों से देखते हैं और अलग आपके बारे में गलत फहमियाँ पाल लेते हैं। कभी उन चीज़ों से गुजरते हो आप? देखिए, इससे हर आदमी गुजरता है। अपने परिवार से लेके आप प्रोफेशनल फील्ड तक, जहाँ तक आप काम करते हो, उसमें कई बार हम भी शायद गलत होते होंगे। हाँ, हम ये क्यों दावा करें कि हम ही हर बार सही होते हैं। हाँ, कई बार सामने वाले की गलत फहमियाँ होती होंगी। हाँ, कई बार उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे होते होंगे। मैं उससे कभी दुखी नहीं होता। हाँ, क्योंकि कारण क्या है कि मैं आपके विजन की भी इज्जत करता हूँ, मैं मेरे की भी करता हूँ। 2 ही तरीके हैं। अगर मैं आपको नहीं समझ पाया तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझूं, और अगर आप मुझे नहीं समझ पाए तो मैं आपको माफ़ करके आगे बढ़ जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं दुआ करूंगा कि आपका लेवल वो हो कि आप मुझे समझें। तो ये आपको शांति देता है। दुनिया में कभी भी ऐसा कोई एक पल नहीं आएगा जब सब एक दूसरे से सेटिस्फाइड हो। भगवान श्री राम को भी लोगों ने मारने के लिए पूरे षड्यंत्र किए, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हाँ, तो मतलब उनको भी समझा तो नहीं उन्होंने, है ना। रावण उनके लिए क्या बोलते थे, अरे बनवासी बनवासी बोलता है, माँ बाप ने निकाल दिया तुमको घर से। तो इसकी उम्मीद करना बेकार है कि सब लोग हमसे संतुष्ट होंगे, हाँ, और सब लोग हमसे सहमत होंगे। करेक्ट। आप वैसे रवि जी बहुत पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं, काफ़ी पॉलिटिकल जो इनिशिएटिव्स होते हैं उसमें आप बढ़ चढ़ के साथ देते हैं और सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम में आप इन्वॉल्व होते हैं। अभी रिसेंटली आप चिराग पासवान जी को भी मिले, तो आप जब उनसे ये आपकी पहली मुलाकात थी या आप पहले भी उनसे मिल चुके हैं? मेरी उनसे मुलाकात हुई बीच में, और हमारी जो कंपनी है ना, रवि पिक्चर्स, जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, उसके तहत हम ऐड बनाते हैं, कॉर्पोरेट फिल्म बनाते हैं। हमने कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किए हैं, हमारी शॉर्ट फिल्म्स हैं। उसी में एक हिस्सा है हम पॉलिटिकल कैंपेन भी करते हैं। तो हमने काफ़ी सारी पार्टीज की पॉलिटिकल कैंपेन की है। अच्छा। हमारा एक पॉलिटिकल गाना बहुत हिट हुआ था, अखिलेश यादव बोल रहा हूँ। अच्छा, ये वो था। एक शान साहब ने गाया था। एक हमारा गाना था कैलाश खेर साहब का, यूपी के मन की बात, बीजेपी का वो सॉन्ग था। 2017 के चुनाव में बहुत बजा वो। हाँ। तो हम पॉलिटिकल कैंपेन भी करते हैं काफ़ी सारी, मतलब कोई पार्टी शायद होगी जिसके लिए हमने पॉलिटिकल कैंपेन ना किया। अच्छा। तो
उसी सिलसिले में मेरी जो है आदरणीय चिराग जी से मुलाकात हुई थी। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति बड़ा है उसमें कुछ ना कुछ कमाल है। जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मुझे ये महसूस हुआ कि एक व्यक्ति में एक आकर्षण होता है, वो उसके व्यक्तित्व का होता है, जिसको ऑरा बोलते हैं। मैं तो वैसे ही उनको हम बिरादरी मानता हूँ क्योंकि वो एक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो वो खड़े होके मिले और सिर्फ मुझी को नहीं, वो जो भी लोग मैंने देखा खड़े होके मिले और जाते समय जो एक जैसे संस्कार होते हैं वो खड़े होके उन्होंने विदा किया। अब हालांकि वो जिस परिवार से आते हैं वो एक बड़ा परिवार है और वो संस्कार उन्होंने वहां से लिए होंगे। तो मुझे ये लगा, मुझे बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला है पॉलिटिकली, बहुत मतलब कई मुख्यमंत्रियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैंने ये महसूस किया कि वो मुलाकात उनके साथ बहुत यादगार थी। और मुझे ऐसी एक मुलाकात जो है वो याद है आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ। अच्छा। मेरा जब गाना बहुत हिट हुआ था, ये अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, तो मैं उनसे मिलने गया। तो मुझे वो छोटी सी मुलाकात याद है कि देखिए, व्यक्ति बड़ा उसको कहते हैं, हमने कहीं पढ़ा कि जब आप किसी से मिलें तो आप अपने आप को बड़ा महसूस करें, आपको लगे आप काम के आदमी हैं, आप यूजलेस नहीं हैं। और वो व्यक्ति छोटा होता है जिससे मिलने के बाद आपको लगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, या मैं क्यों मिला इस आदमी को यार। तो अखिलेश जी के साथ भी मेरी इतनी प्यारी मुलाकात थी। वो उस समय वो सीएम थे उत्तर प्रदेश के। तो मैंने देखा जितने भी आप बड़े लोगों से मिलते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ खास है। हमारे पास दो रास्ते हैं, हम उनकी ढूंढ के कमियां निकालें और हम उस पे बात करें, या हम ये देखें कि एक व्यक्ति अगर वहां बैठा है तो इस पे क्या खास बात है। हम करीब 20 मिनट बैठे, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी बीच में हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। तो वो भी एक यादगार मुलाकात थी। तो उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आज भी बहुत समय से, लंबे समय से चल रही है और आप भी महसूस करते हैं कि उसमें बदलाव आना चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आर्टिस्ट आदमी, तो मैं इसका जवाब बिल्कुल बहुत ही सीधे सपाट देना चाहता हूँ। मैंने 2002 में पॉलिटिकल कैंपेन का काम शुरू किया था, गाने लिखने शुरू किए थे। और ये बहुत अफसोस की बात है कि मेरे वो गाने सुन लीजिए और जो मैंने अभी पिछले साल बनाए हैं वो सुन लीजिए, मुद्दे वही हैं। हम सिर्फ धुन बदल के शब्द वही लिख रहे हैं। हम कुपोषण मिटाएंगे, हम महिला सशक्तिकरण पे काम करेंगे, हम रोजगार लेके आएंगे, हम युवा हाथ को काम देंगे। मैं सोचता हूँ कि रवि यादव क्या कर रहे हो, इतने साल से क्या लिख रहे हो भाई। लेकिन मैं क्या लिखूं, जो मुद्दे सामने आ रहे हैं। हम सामाजिक द्वेष मिटाएंगे, हम सामाजिक जो कहते हैं कि समकक्ष सब लोग बराबर हों, समरसता लेकर आएंगे। तो ये शब्द मैं पिछले 2002 से लिख रहा हूँ। आप देख लीजिए कितने साल से, करीब 23 साल हो गए। 23 साल हो गए। तो बदलाव की जरूरत तो हर जगह है, हमेशा है, हमेशा रही है। मैं कल एक फिल्म देख रहा था धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा जी की। उसमें एक लाइन थी, 1973 में रिलीज हुई वो फिल्म, ठीक है, ब्लैकमेल, विजय आनंद साहब की फिल्म। उसमें एक डायलॉग में देखा और मैं सोचा कि अच्छा उस समय भी ऐसा होता था। उसमें एक डायलॉग है कि अमेरिका आज हमसे बहुत आगे है। और एक डायलॉग हमारे हीरो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आने वाले 20 साल में हम होंगे, ऐसा कुछ था। तो हम बहुत सारी चीजों को कहते आ रहे हैं। कहना गलत नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं तभी कोई रास्ता भी निकलता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो दुष्यंत कुमार जी का था ना कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो बदलाव भी होना चाहिए। करेक्ट। आपको ऐसा लगता है क्या कि ये जो आप प्रॉब्लम को कंटिन्यू चल रहा है इतने सालों से, अभी चेंजेस नहीं आ रहे, उसका कारण ये है कि हमने ज़्यादा धर्म को लेके ज़्यादा बातें करी हैं, उस स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा हैं हम, और विज्ञान को लेके और पढ़ाई को लेके इतने जागरूक नहीं है। हमारे जितना हमारा इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई को लेके होना चाहिए, एजुकेशन में होना चाहिए, और जो थोड़ा डिफरेंस, क्योंकि हम एक करिकुलम बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, और उसी को हम हमेशा से, क्योंकि इतिहास को कि अगर अपन पढ़ने जाएं तो वही चीज़ें पढ़ाई जा रही है जो पहले हुआ। जबकि अगर जीवन को देखना है, समझना है और बेहतर करना है तो हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। हम आज जो जिन चीज़ों में जी रहे हैं उनके बारे में ज़्यादा बात होनी चाहिए। तो आपको लगता है ये जो प्रॉब्लम इतने सालों से चलती है, ये आपके गाने उसी विषय पे आ रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि हम इन चीज़ों पे जो मूल तौर पे ज़रूरी है, जैसे विज्ञान हो गया और एजुकेशन हो गया, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, जो बात आपने कही मेरे गानों वाली तो 2002 की है। अगर आप 1970 की फिल्में भी देखेंगे तब भी हम कल बदलने की बात करते हैं। तो वो तो एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा रहेगी। उसका कारण ये है कि जैसे जैसे कोशिशें की गई, ऐसा नहीं जो
जब से हम आज़ाद हुए तब से बहुत सारी कोशिशें की गई, कामयाब भी हुई, बहुत सारी बाकी भी हैं क्योंकि मुश्किलें भी बदल रही हैं, समय बदल रहा है। बट मैं इसको तो नहीं मानता कि देखिए, क्योंकि हम एक आस्था के देश में रहते हैं, हमारे मूल में है आस्था और जो धार्मिक भावना है, लेकिन धार्मिक भावना और अंधविश्वास दोनों में फर्क है। हाँ जी। धर्म की आड़ में अगर हम अंधविश्वास को ला रहे हैं तो वो हमें नुकसान देता है। करेक्ट। मैं इस बात से भी थोड़ा सा बहुत माफ़ी के साथ असहमत हूँ कि हमने विज्ञान या एजुकेशन को उतना नहीं माना। अभी देखिए हमारे मतलब हम अच्छा कर रहे हैं अभी हिंदुस्तान, उस हिसाब से आप देखें तो साइंस की तरफ हो या एजुकेशन की तरफ हो, कहाँ तो बच्चियाँ नहीं पढ़ती थी, आज बच्चियाँ खूब पढ़ रही हैं और लड़कियाँ हमारे देश की वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं, चाहे इवन सोचिए सेना में अच्छा कर रही हैं हमारी जो लड़कियाँ हैं। तो हम बहुत बड़ा देश हैं, हम बहुत पीछे से आए हैं। हमारी जो जड़ें हैं वो तो आस्था से ही जुड़ी हैं। तो हम उससे पूरी तरह टूट तो नहीं सकते। हम पूरी तरीके से वेस्टर्न नहीं हो सकते क्योंकि हमें होना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम हो नहीं सकते, हमें वो होना नहीं है। हमारा आधार खत्म हो जाएगा, हमारा बेस जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, स्पीड इससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है अगर धर्मांधता कम हो जाए। करेक्ट। जो बात आपने कही ना, धर्म कभी खत्म नहीं होना चाहिए। धर्म कोई भी, धर्म से मतलब कोई भी धर्म, किसी का भी धर्म हो, वो आस्था उसकी रहनी चाहिए क्योंकि वो एक शक्ति है, हमें वो शक्ति देती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, जो भी अपने धर्म को मानता है, ठीक है। लेकिन हम उसके घेरे में इतने घिर ना जाएं कि हमें कुछ और दिखाई ना दे। एक आपका प्रोजेक्ट भी है वेदार्थ, जो आप हर्बल टाइम फाइल्स का है, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताएं। विशाल भाई, खाना कमाने के लिए बहुत सारे काम करता है आदमी। तो हम ऐड बनाते हैं। तो ये एक कंपनी है दिल्ली के, हमारे मित्र हैं, उनकी है, और वेदार्थ हर्बल टाइम। तो उनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। तो पिछले दिनों उनके लिए हमने एक ऐड बनाई थी। और जिसमें रजा मुराद साहब जो हैं वो लीड में हैं। वो काफ़ी टेलीविजन और सोशल मीडिया पे चलती है वो ऐड। अच्छा। अगर अपन वैसे बात करें, जैसे आपका अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने नोटिस किया, आपने एक टॉक शो भी किया था अपने राकेश बख्शी जी के साथ, जो इतने फेमस लिरिसिस्ट आनंद बख्शी जी के सन हैं, और उन्होंने भी काफ़ी हद तक वो बातें करी जो आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हो, जो कि हमारे रूट्स से रिलेटेड है, हमारी कल्चर से रिलेटेड है। उन्होंने भी अपने पिताजी के बारे में बहुत तारीफ़ करी, ये कहते हुए कि ये कहा कि उन्होंने कि वो उनके कल्चर है, उनके संस्कार हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार संयुक्त है। तो जब आपने ये टॉक शो किया तो आप उससे आपने क्या सीखे या फिर क्या नई चीज़ आपने डिस्कवर करी राकेश जी के बारे में? जब भी आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो अगर आप चाहें तो उसमें बहुत सारा आपको जीवन दर्शन मिलता है। मैंने कोरोना काल में करीब 100-150 ऐसे व्यक्तित्व जो हैं हमारी लाइन के, बड़े एक्टर्स, लिरिसिस्ट, राजनीतिक उससे जुड़े हुए, मतलब जो मुझे लगा जहाँ तक मैं पहुँच सकता था, उनके इंटरव्यूज करने का मुझे मौका मिला। और उसमें मुझे किसी और का क्या फ़ायदा हुआ मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत धनवान हुआ। धनवान इसलिए हुआ कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आप उसके जीवन दर्शन को समझते हैं। तो आपको ये समझ में आता है कि मेरा जो जीवन दर्शन है इसके अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें से जो कहते हैं ना, सार सार को गई ले थोता दे उड़ाए, कि जो आपको नहीं ठीक लग रहा है आप उसको छोड़ दीजिए। बट हर व्यक्ति में, अब जब जैसे आनंद बख्शी साहब का जिक्र आपने किया, मेरे पास क्योंकि इतना कुछ है बोलने के लिए, मैंने इतने लोगों का इंटरव्यू किया है। आनंद बख्शी साहब के बारे में सोचिए कि उन्होंने जो गीत लिखे, और उसमें एक उनके कैरियर में आप देखें करीब करीब उन्होंने की है, आई थिंक 300 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने की हैं। ठीक है, उसमें से अकेले अपना नहीं 600 के आसपास फिल्में हैं, जिसमें से 303 फिल्में अकेले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ हैं। तो ये आप सोचिए कि एक व्यक्ति अगर किसी 99 जो है वो आर.डी. बर्मन साहब के साथ हैं, किसी एक व्यक्ति के साथ इतनी फिल्में करने का मतलब आप समझते हैं कि, और जिस भी हाउस ने एक बार उनके साथ काम किया, सुभाष घई साहब हों, यश चोपड़ा जी हों, बड़े बड़े हाउस, उन्होंने दोबारा उनके अलावा किसी के साथ काम नहीं किया। तो उनका क्या, ये कोई काला जादू करके नहीं कर सकते आप, या आप सिर्फ अपनी मेहनत से कर सकते हैं, अपने व्यवहार से कर सकते हैं। तो आनंद बख्शी साहब का क्या वो ऑरा रहा होगा, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, हम जैसे लोग तो सोच नहीं सकते कि कोई इतना बड़ा मेकर, यश चोपड़ा जैसा मेकर, सुभाष घई जी जैसा मेकर, जब भी फिर काम करे उन्हीं को बुलाए। तो ये उनसे सीखने वाली बात है।
और राकेश जी से जो राकेश जी बड़े भाई जैसे हैं मिले, राकेश आनंद बख्शी, तो उनसे मैंने देखा कि वो खुद भी अच्छे बड़े राइटर हैं, डायरेक्टर हैं राकेश जी, बट वो अपने पिता को लेकर जितना काम करते हैं, उन पर उन्होंने पुस्तकें लिखी, उनके प्रोग्राम अगर होते हैं तो वो जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि एक संस्कार अपने माता पिता के लिए कि हम उनको याद रखें, सिर्फ हम थोड़ा ही हैं, हम जिनकी वजह से हैं, हम उनको भी अगर याद करें तो अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कि हम हमेशा से उन चीज़ों को वैल्यू तब करते हैं जब वो चीज़ें हमारे पास होती नहीं हैं। जैसे माँ बाप की बात करें, हम उनकी वैल्यू तब ज़्यादा समझते हैं जब वो हमारे साथ होते नहीं हैं, या फिर कोई भी रिश्ता हो उसकी अहमियत तब होती है जब वो रिश्ता टूट जाता है या आगे बढ़ जाता है। और इसके अलावा भी ऐसा, अगर हम अपनी लाइफ को भी सोचें, हम अपनी लाइफ, खुद की लाइफ को भी तब वैल्यू करते हैं जब उसमें कोई चीज़ मिसिंग होती है। जैसे अगर अपन वैसे इसको उस तरह समझें कि किसी के हाथ पाँव की अहमियत तो तभी होती है जब तक उसके पास है, लेकिन वो अहमियत वो वैसे नहीं समझता, जब वो खो देता है तब उसको समझ में आता है कि हाथ पाँव की क्या वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अपनी लाइफ को भी ब्यूटीफुल तब तक नहीं समझते हैं जब तक कोई ऐसी घटना नहीं हो जाती, तब हमें पता चलता है कि हमारा जीवन देखने का नज़रिया ही गलत था। तो ऐसा क्यों होता है कि हम इतने सालों से, क्योंकि मैंने अभी जो आपसे बात करी इस तरह से कि जैसे हम हमेशा ट्रेडिशंस को फॉलो करते रहे हैं और रिलीजन को फॉलो करते रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते रहे हैं। हम बच्चों को अलाउ नहीं करते कि वो सवाल पूछें, वो अगर सवाल पूछते हैं तो उनको नीचे बैठा देते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हम एज अ माँ बाप अच्छे महसूस हों, हम समाज की नज़रों में एक अच्छे माँ बाप तो कहलाएं, लेकिन क्या वो बच्चों की नज़रों में हम अच्छे माँ बाप हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट माँ बाप के लिए हो जाता है कि हमारा जो पॉइंट है वो हम सही तरीके से बोल दें, हमारा ईगो बूस्ट होना चाहिए, हम जिस सोच के साथ हैं, हम जो चीज़ों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उन चीज़ों का गुस्सा लेके हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे ये थोपते हैं कि तुमको हमारे हिसाब से जीना चाहिए, यही तरीका सही है। और अलाउ हम बच्चों को करने ही नहीं देते कि वो अपने जीवन को एक्सप्लोर करें, अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करें और जीवन की चुनौतियों को अपने हिसाब से ही देखें। क्योंकि अगर सबसे इम्पोर्टेंट माँ बाप का रोल अगर है तो वो तो यही है कि आप उनको प्रेम दो और उनको समय दो, और इन दोनों के अलावा हम सब कुछ कर लेते हैं, उनको ज्ञान दे देते हैं, हम उनको वो सब चीज़ें दे देते हैं जो हमें अपने कहीं ना कहीं किसी कठोरपने से हमें जो मिला हम उन पर डाल देते हैं। और ये करते करते एक समय ऐसा आता है कि हमें ये फीलिंग आती है कि हमने कुछ तो जीवन में गलत किया। तो ये क्यों होता है कि हम इतने साल जी लेते हैं, समय हम किसी ना किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं और जब वो मिल जाता है तो उसकी अहमियत भी नहीं होती इतनी। जैसे आपने बोला कि अगर सक्सेस की परिभाषा तो ये है आपके लिए कि यू आर अ हैप्पी पर्सन, उस मोमेंट में आप सुकून में हो, लेकिन वो सुकून बहुतों को नहीं मिलता। अब मैं तो खुश हूँ कि आप इस स्टेटमेंट को बोल पा रहे हैं, वरना ज़्यादातर लोग अगर आप किसी से पूछें, एवरीबडी इज़ वेरी एंग्शियस, हर समय वो हड़बड़ी में है, भाग रहा है कोई ना कोई चीज़ को प्राप्त करने के लिए, और जब वो मिल जाती है तो उसको खुशी भी नहीं मिलती। तो ये क्यों हो रहा है? ये हम इतने अच्छे कल्चर को बिलोंग करते हैं, हमारी परवरिश इतनी अच्छी हुई है, लोग इतना प्रोग्रेसिव दिशा में जाना चाहते हैं, राम जी हमारे आइडियल रहे हैं, फिर भी हम इतने भटके हुए क्यों हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इंसानी फितरत है और शायद यही हमको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा भी देती है। हम जब संतुष्ट हो जाते हैं तो हम बैठ जाते हैं। हाँ। ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो असंतुष्ट रहे, हाँ, उन्होंने अपना बहुत नुकसान भी किया, लेकिन बहुत सारे असंतुष्ट लोगों ने मिलकर दुनिया में नए नए इजाद भी किए। दुनिया में आप देखिए, अगर मैं गलत नहीं, मुझे माफ़ करना अगर मैं कहीं गलत हूँ, दुनिया में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए, जितने बड़े इजाद हुए, वो कुछ थोड़े पागल टाइप लोगों ने किए, बहुत सेंसिबल लोगों ने नहीं किए। सेंसिबल लोग उसको आगे लेके गए। अब जिस आदमी ने सोचा कि दिन जहाज उड़ेगा, उस समय सबसे पागलपनी था ना वो, जिसने ये सोचा बिजली बनेगी, कितने बड़े पागलपन की बात थी, लेकिन आज वो हम उसकी वजह से बैठे ना, लाइट पड़ रही है ना हम पे उसकी वजह से, तो वो थोड़ा सा ज़रूरी है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसमें क्योंकि कई सारी चीज़ें थी, जहाँ तक बच्चों का सवाल है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरी कविता थी, मैं अभी याद नहीं मुझे, लेकिन उसका थॉट ये था कि मेरी आंखों के जो सपने हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर थोप कर जाऊँ, मुझे नहीं चाहिए। रवि पिक्चर्स है,
जैसे लोग बोलते हैं ना कि बेटा एक दिन तुम ही इसको आगे नहीं ले जाना, बिल्कुल तुम्हारा जो मन करे तुम वो करना। रवि पिक्चर्स मेरे साथ पैदा हुआ था और अगर मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में मैं जब तक हूँ, जिंदा रहने का मेरा साधन है मेरा काम, मेरी एक्टिंग या मेरा पैसा कमाने का जरिया। प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है विशाल जी, कि साधन जब साध्य पे हावी हो जाता है, मैं ये बात बोल रहा हूँ, लोग समझेंगे कि साधन क्या है। साधन है वो गाड़ी जिससे चल के मैं आपके पास तक आया। साध्य क्या है? आपके साथ पॉडकास्ट करना। अब हो क्या गया, साधन ही सब कुछ हो गया। साधन है पैसा, साध्य है खुशी और सुकून। ठीक है, सुकून, एक अच्छी जिंदगी। हमने साध्य को छोड़ दिया। मैं भूल गया विशाल जी कहाँ है, स्टूडियो कहाँ है, ये पूरा सेटअप है। गाड़ी है साधन, उसको मैं साफ कर रहा हूँ, उसको मैं धो रहा हूँ, उसको मैं उसी में खो गया। तो साध्य को भूल गया मैं। जीवन को हम जी क्यों नहीं पा रहे कि 24 घंटे हम पैसे के पीछे हैं। पैसा एक सिर्फ साधन है। साधन इस बात का है कि कल मैं अपने घर में आराम से बैठा, मैंने अपने बच्चों के साथ टीवी पे लगा के फिल्म देखी। ये मैंने जिंदगी जी। उस जीने के लिए मेरे घर में टीवी होना चाहिए था, लाइट होनी चाहिए थी, जो जो चीजें चाहिए थी वो होना चाहिए था। तो उतना तो चाहिए। लेकिन अगर मैंने 50 टीवी खरीद लिए, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं वो तो कर ही नहीं रहा जो मुझे करना था, जो मुझे सुकून देता है। तो हम दरअसल अक्सर ये होता है बहुत सारे, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत सेटिस्फाइड, बहुत खुश आदमी हूँ। कारण क्या है? मैं साधन को साधन मान रहा हूँ, साध्य को साध्य मान रहा हूँ। मुझे ये पूरी दुनिया नहीं बदलनी, मैं इस पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि मैं इस दुनिया का मालिक नहीं हूँ, मैं इसमें सफर कर रहा हूँ। देखिए, अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि आप पीले कपड़े पहन लें, आप जो है वो जब जंगलों में चले जाएं। अध्यात्म आपके अंदर है। आध्यात्मिक जीवन की शैली में अगर आपके में आता है तो आपको थोड़ा वो निश्चिंत करता है। आप समझते हैं कि कहते हैं ना, गांव में एक बात है, आज मरे कल दूसरा दिन। इसमें दोनों चीजों का बैलेंस है। मैं आपको एक चीज यहाँ और कहना चाहता हूँ कि क्या हम अकर्मण्य हो जाएं, हम कर्म ना करें, क्योंकि फिर तो जो होना है सो कर्म आप यूं करें कि हम ही करेंगे जो हमें करना, हम ही बदलेंगे इस दुनिया को। लेकिन आप उसमें इतने आसक्त भी ना हो। हमारे यहाँ महाराज जनक का उदाहरण है, जिन्हें विदेह कहा जाता है। एकमात्र हमारे पास किरदार है जिनको हम विदेह कहते हैं, कि जो पूरे राजपाट को चलाते हुए विदेह कहलाते हैं। एक बार उन पे सवाल उठाया कि महाराज आप काहे के विदेह हैं? आप रानियां रखते हैं, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, राज चलाते हैं, सब करते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप हमारे घर पे आइए, भोजन कीजिए। उनको भोजन के लिए उन्होंने जो साधु थे उनको बुलाया, और जहाँ वो महाराज जी बैठे भोजन के लिए, ऊपर एक तलवार टांग दी गई सूत से बांध के। और महाराज जी के जो खाना था उसमें कोई नमक मिर्च उन्होंने नहीं रखा। तो अब महाराज जी की नज़र खाने पर और ऊपर तलवार पर, कि सूत से बंधी तलवार है, गिरी तो सीधा मैं मर जाऊंगा। उसके बाद जब खाना खा के उठे तो उन्होंने पूछा कि प्रभु खाना कैसा था, भोजन? बोले बहुत स्वादिष्ट था। तो बोले उसमें नमक नहीं था। बोले मेरा ध्यान एक्चुअली तलवार पर था। तो बोले बस वही मेरा है, मैं जो भी कर रहा हूँ वो अपनी जगह है, लेकिन मेरा ध्यान उस पर है जहाँ मुझे एक दिन जाना है। तो ये स्थिति जरूरी कि जंगल में जाके प्राप्त होगी। अब हम कहते हैं बाहर बहुत कलयुग है, बाहर बहुत ये है, हम अपने अंदर तो सतयुग पैदा कर सकते हैं ना। चलो उतना ना सही, हमें बहुत सारी कमियां, हम सब खामियों के पुतले हैं, पर थोड़ा सा हिस्सा तो हम अपने अंदर सतयुग का बना सकते हैं। क्योंकि ये बात एकदम सही है कि अगर मेडिटेशन को उस तरह से समझा जाए तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम जिस समय जो चीज़ कर रहे हैं उसी पे ध्यान होना चाहिए। तो अगर हम खाना खा रहे हैं तो सिर्फ हमें खाना ही खाना है, उसके साथ हम टीवी ना देखें, क्योंकि टीवी देख के फिर वो भोजन का स्वाद आएगा ही नहीं और वो पचेगा भी नहीं। मैं इसका एक दूसरा भी वो देता हूँ, और आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि बहुत सारे लोग आपका ये शो देखते हैं। मैं अपनी तमाम जो प्यारे दर्शक हैं ना उनको कहना चाहता हूँ कि इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। मैं आपके सामने बोलता हूँ कि हमारी जो ये बॉडी है ना, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, दुनिया में कोई दूसरी ऐसी मशीन नहीं है। समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होते हैं, जैसा मूड, जैसा माहौल, उसके हिसाब से परिवर्तन इसमें होते हैं। इसका उदाहरण जैसे आप कहते हैं कि साहब गुलाब जामुन, बोले अरे मुंह में पानी आ गया। क्यों आ गया मुंह में पानी? गुलाब जामुन तो है भी नहीं। यानी कि हम जो सोचते हैं उसके हिसाब से हमारा शरीर अपने अंदर बदलाव करता है, उसके लिए खुद को तैयार करता है। बहुत सारी प्रक्रिया आप देखते हैं कि अगर सामने कुछ आए तो पलक झपक जाएगी, यानी शरीर उसके हिसाब से खुद को तैयार कर रहा है। अब क्या होता है कि हम जो सोच रहे हैं, अगर हम सोच ही नहीं रहे, सिर्फ प्रक्रिया कर रहे हैं, तो शरीर उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा ना। तो हम अगर खा रहे हैं खाना,
अगर हमारे यहाँ एक चलन है कि जब आप खाना खाने बैठे तो उसकी पूजा करें, उसका। तो हमने एक बार अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी खाने की पूजा हम क्यों करते हैं? उन्होंने जो धार्मिक कारण बताया वो तो ठीक है कि हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, लेकिन उसका जो मुझको वैज्ञानिक कारण नजर आता है, जब आप खाना देखते हैं तो आपकी आंखें देखती हैं, अंदर सूचित करती हैं कि खाना है। जो कहते हैं ना वो मेरू रज्जू को वो सूचनाएं जाती हैं, ठीक है, उसके अनुसार वो जो पाचन द्रव्य है वो पैदा होता है, तो खाना पचता है। अब शरीर को यही नहीं पता चला कि खाना आया या क्या खाना आया या वो मुंह में चला गया, हम तो देख रहे हैं सामने टीवी या फोन पे बात कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए शरीर को पता नहीं है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, तो वो रिएक्ट भी नहीं कर रहा है उसके हिसाब से। इसमें ये भी एक बात है कि जब अपन खाना खाते हैं उससे आधे घंटे पहले तक हमें कोई ऐसी भावना भी अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए जो नेगेटिव हो, जैसे कि कोई जलन वाली भावना या क्रोध वाली भावना, उससे भी खाना पचता नहीं है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम खाना खाने हैं उससे पहले हमारा सोल भी प्योर रहे, हम और ओवरऑल भी प्योर नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा गलत सोचना ही नहीं चाहिए। देखिए मैं बात हो सकता है कुछ लोगों की बात किताबी सी लगे, बट ये सच है कि हम जो सोचते हैं उसका सीधा सीधा फर्क हमारे व्यक्तित्व पे, हमारे चेहरे पर, हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है। ये एकदम शाश्वत सत्य है, आप इसको माने या ना माने। तो मेरे हाथ में ये है कि अगर मैं अपनी चलिए मैं आपको नहीं सुधार सकता, आप अगर बुरे हो, मैं मान लेता हूँ आप बुरे हैं, मैं अपना नुकसान क्यों कर रहा हूँ? मेरे अंदर अगर आपके लिए द्वेष यहाँ रखा हुआ है तो आपको उससे कितना नुकसान होगा मुझको नहीं पता, लेकिन मैं तो उसकी जलन महसूस कर रहा हूँ ना 24 घंटे। हो सकता है मैं आज से 10 साल बाद आपका नुकसान कर सकूं या ना कर सकूं, पर मैं तो उसमें जल रहा हूँ। तो मैं खुद पे दया करूं। मैं अगर यहाँ पे मान लीजिए जो आपने बड़ी अच्छी चीजें रखी हुई हैं, इनकी खुशबू मुझको आ रही है, अगर मैं यहाँ गंदगी आपने रखी होती, उसकी बदबू आती, तो हमारा जो मन है, हमारा जो अंतःकरण है, हम उसमें अगर अच्छी चीजें रख लें तो उसका सबसे ज्यादा फायदा तो हम ही को है। करेक्ट। पर हम उससे बच जाते हैं। एक्चुअली ये बात बहुत मैं अग्री करता हूँ जो आपने ये बताया भी कि इम्पोर्टेंट जो लोगों ने भी पागलपन दिखाया अपने काम में, उन लोगों ने ही देश को प्रोग्रेस किया, जैसे कि आइंस्टाइन हो गए और जिन्होंने बिजली बनाई, जिन्होंने नए नए, अब जैसे एलॉन मस्क हैं वो स्पेस शिप की बातें करते हैं, तो ये जो डेवलपमेंट है वो उनके पागलपन की वजह से ही हुआ है। लेकिन इसका एक और पहलू ये भी है कि जिन्होंने भी इनोवेशन किया है वो लोग खाली भी बैठे हैं। जो लोग भागा दौड़ी में रहते हैं ना, अफरा तफरी में रहते हैं, उन्होंने वो अपने क्रिएटिव माइंड को ब्लॉक कर दिया है और वो कुछ इनोवेटिव सोच ही नहीं पाते। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो गाँव वाली जो ज़िंदगी होती थी ना, जब लोग आराम से 4-5 लोग दोस्तों के बीच में बैठे हैं या अकेले भी बैठे हैं तो वो अपना राजा होता था। अब यहाँ पे आप कितना भी पैसा वाला हो जाते हैं, कितने भी पैसे हों किसी के पास, लेकिन वो उसको आप देख के कभी महसूस नहीं कर पाते कि वो रियल में मेंटली वेल्दी है या नहीं है। लेकिन एक गाँव में अगर उसके पास दाल रोटी खाने के भी पैसे हैं ना, तो फिर भी वो उसका ऑरा ऐसा होता था कि वो ही है इस गांव का मालिक। तो और वो ही, और उस चीज़ से भी ये निकल के आता है कि इनोवेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करो, 100 चीज़ें नहीं करो, एक चीज़ पे बेहतर से बेहतर काम करते हुए आगे बढ़ो। और यही उन्होंने किया है। जैसे रोनाल्डो हो गए, फुटबॉल में बहुत आगे बढ़े, सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, और एलॉन मस्क हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये सारे एग्जाम्पल। मोदी जी हैं, मोदी जी ने इतना जो अच्छा काम किया है, इतने सालों के संघर्ष के बाद ही इस ऊंचाइयों तक वो पहुँचे हैं। तो ये दर्शाता है कि हमें गलत चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना नहीं चाहिए और अपने माइंड को सॉर्टेड रखना चाहिए और उन चीज़ों पे ही समय देना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी है। ज़रूरी है वो हम जो भी कर रहे हैं सबसे पहले तो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फ़र्क है वो पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में उसका फ़र्क पड़ता है। और जो हमने कहा वो तो खैर हमने जो हम पागलपन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअली वो उनका वो कहते हैं ना कि उतनी इच्छा शक्ति, उतना एक इनोवेशन के लिए जो हमने कहा। लेकिन हाँ ये सच बात है जो आपने एक बहुत कीमती बात इस बीच में बोली, हम वो आखिरी पीढ़ी हैं हम लोग, क्योंकि हम मोबाइल, जब हम लोग युवावस्था में थे तब मोबाइल नहीं था, ठीक है, हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने खालीपन देखा है। करेक्ट। खालीपन, खाली रहने का जो उससे जो पैदा होता है उसको शायद ये बच्चे महसूस नहीं कर पाएंगे। उसका कारण ये है कि अब जैसे देखिए, अब हम लॉजिक क्या देते हैं, हम भी उसका हिस्सा, मतलब मैं भी उसका हिस्सा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं सोशल मीडिया बहुत कम रहता हूँ, जब मैं फ्री होता हूँ तभी जाता हूँ, बाकी मैं काम के बीच में नहीं जाता।
तो जो फ्री होने से जो पैदा होता था, वो तो मैंने पूरा खो दिया ना। मैं जब गांव में था बहुत सारी कविताएं लिखी, तो कैसे लिखी, अब आप खाली बैठे हैं, टीवी आपके पास है नहीं, मोबाइल का कोई मतलब नहीं, तो आप क्या करेंगे? या तो किताब पढ़ेंगे या कल्पनाओं में जाएंगे। कल्पनाओं में जाने के लिए समय तो चाहिए ना आपको। ऐसा चलो 1 मिनट 5 मिनट में कल्पनाओं में जाओ, सोचो सूरज कैसा, चांद कैसा, फटाफट लौट आओ, वो तो होगा नहीं ना। वो गाना है ना कि बेदर्दी बालमा तुझको अभी भी दिल याद करता है, जो भी उसकी लाइन है, आप उसके अगर अंतरों में जाएंगे, बेदर्दी बालमा तुझको ये दिल याद करता है, तो उसमें वो पूरी चिनारों से गिरते हुए पत्तों की बात करते हैं कि पत्ते गिरते हैं तो ऐसे गिरते हैं। कितने ध्यान से उन्होंने बैठ के घंटों देखा होगा। क्या हम देख सकते हैं? हम 2 मिनट में तो मैसेज करने में आ जाएंगे, फिर हमें लगा देख तो लिया हमने, वो पत्ता हाँ गिरा था, बीच में गिरा था वो पत्ता। हम उसके साथ नहीं गिरे, हम उस पत्ते के साथ गिरते हुए नहीं आए। और अगर हम गिरते हुए नहीं आए उस पत्ते के साथ, तो हमने ये कल्पना ही नहीं की कि पत्ता क्या सोच रहा होगा, पत्ते ने क्या महसूस किया होगा। गुलजार साहब की एक कविता है बहुत अच्छी, मुझे वो पूरी कविता याद नहीं, लेकिन उसका थॉट बताता हूँ कि उन्होंने एक पेड़ पे कविता लिखी है कि वो पेड़ सुबह उनको उखड़ा हुआ मिला है, रात को आंधी आई थी, और उसका थॉट ये है कि इससे रोज चिड़ियां जो थी वो बात करती थी, उड़ जाती थी, तो लिखते इतना कमाल है, और उसकी जुल्फें छू के भाग जाती थी। ऐसा था, शायद इसने रात चिड़ियों के साथ उड़ने की कोशिश की होगी, बेचारा सुबह सड़क पे पड़ा मिला था। अब कितनी गहराई से उन्होंने रोज उस पेड़ को वॉच किया होगा। जब वो चिड़िया उस पे बैठती थी तो उन्होंने सोचा होगा कि चिड़िया इससे बात कर रही है, मजाक कर रही है। फिर उन्होंने उस गिरे हुए पेड़ को जो आंधी से उखड़ा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हवा ने इसको उखाड़ दिया, उन्होंने कहा इसने उड़ने की कोशिश की होगी चिड़ियों को देखकर उनकी बराबरी करने के लिए। ऐसा कुछ उनका थॉट है। तो कहने का मतलब कि जितने ग्रेट राइटर्स हैं, उन्होंने कितना वॉच किया होगा, हमने वो खो दिया है। हमने जो कहते हैं ना खाली दोपहरियां, जो एक शब्द है, ये आने वाले वक्त में बच्चे पूछेंगे खाली दोपहरी क्या होती थी। उससे जो हासिल होता था, जब तक आप उतने खाली नहीं रहेंगे आप उस जगह पहुंच ही नहीं सकते। कि अगर 100 डिग्री पर जो पानी से भाप आती है या जो महसूस होता है, वो आप 100 से पहले महसूस ही नहीं कर सकते। हमने वो 100 तक पहुंचने की जो हमारी क्षमता थी, या हम जितना हमारे पास जो पेशेंस था, वो हमने खो दिया। करेक्ट। ये बातें बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि पेशेंस से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। और इनोवेशन भी तभी पॉसिबल है जब अपन क्रिएटिव साइड में अगर होना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनोवेटिव तो रहें। और इनोवेटिव तभी हो सकते हैं जब हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। इसीलिए ये सारी बातें इतनी गहरी होती गई। और आपके, क्योंकि आप एक लेखक भी हैं, आप समझते हैं कि ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, कि हम इन सब चीज़ों से दूर रहें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, और अपने आप के साथ समय बिताएं और नेचर को समझें। जिन चीज़ों से हम इंस्पायर होते हैं, उनको ऑब्जर्व करके ही हम अच्छे मोतियों की तरह शब्द लिख पाते हैं। बिल्कुल, तभी लिख सकते हैं। सो इट वॉज अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन रवि जी, थैंक यू, आपने हमें समय दिया। हमारी ऑडियंस को भी ये शो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आपने अपने उस ज़माने की भी बात करी, इस ज़माने की भी बात करी, आपने हमें कल्चर तक भी पहुंचाया, रूट्स तक भी पहुंचाया, और आपने ये भी बताया कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है प्रोग्रेशन के लिए। तो रवि जी, बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ। अब मैं इस पॉडकास्ट का एंड इस तरह ही करना चाहूँगा, और हमारी ऑडियंस भी आई एम श्योर, क्योंकि उन्होंने आपकी सारी बातें सुनी, तो वो ज़रूर चाहेंगे कि आप कोई कविता भी बोल के बताएं उनको, और ये भी बताएं कि आपके फ्यूचर में प्लान्स क्या हैं, क्योंकि आप बहुत विजनरी इंसान हैं। रवि पिक्चर्स के बारे में आपने बताया, आपने बुक्स के बारे में बताया, आपने अपने पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स के बारे में बताया, तो आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी ज़रूर बताएं। विशाल भाई, सबसे पहले जब इसको हम समाप्त की तरफ जा रहे हैं, तो थैंक यू, सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने ये शो देखा, हम दोनों को इतना समय दिया। और जहाँ तक फ्यूचर प्लान्स का बात है, प्लान करने वाला दुनिया में एक ही है, वो ऊपर वाला है। वो जिधर ले जाएगा चले जाएंगे। लेकिन हाँ, जाने से पहले कुछ अच्छी फिल्में करना चाहते हैं, कुछ अच्छी किताबें, अगर ईश्वर मौका दे, बड़ों का आशीर्वाद रहे, तो लिखना चाहता हूँ। दूसरी बात ये ज़रूर चाहता हूँ कि जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, जिस समाज, मतलब मैं इस समाज दुनिया की बात कर रहा हूँ, ना कि जाति की, जिस समाज ने हमको ज़िंदगी दी, जिस समाज में हम रहे, हमसे पहले बहुत सारे लोग जो बना गए थे, उसका फ़ायदा हम उठा रहे हैं, चाहे माइक हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे कोट हो। तो हम भी जब इस दुनिया से जाएं, तो हमारे हिस्से भी कुछ तो ऐसा हो कि अगर कोई ऊपर दुनिया है जहाँ पे हिसाब होता है, तो हमारे हिस्से भी कुछ हो कि अच्छा तुम गए थे, तुम ये क्रिएट करके आए। ये मंशा है, ये इच्छा है।
अगर ऊपर वाला इसको चाहे तो पूरी कर दे, ना भी करे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप स्वयं को कर्ता नहीं मानते तो फिर जो करता है फिर उसकी जिम्मेदारी है। करेक्ट। जहाँ तक आपने कविता की बात कही तो मैं तो चाह रहा था 40-50 कविताएं सुनाऊं, इससे बेहतर क्या होगा आप जैसा पॉडकास्ट और मैं अपनी कविताएं सुनाऊं। लेकिन एक कविता से मैं समापन करता हूँ कि जो बात हमने अभी कही थी ना कि उसी विषय की एक कविता मैं रखता हूँ कि जब हम क्या करें, मतलब हम बहुत कर्मशील हो जाएं, हम बिल्कुल चुप बैठ जाएं, हमें क्या करना चाहिए, उस पर मेरा एक जीवन दर्शन है। मैं ऐसे अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, आपको अच्छा लगे आप भी जी सकते हैं, नहीं तो जैसे आप जी रहे हैं वो भी बहुत अच्छी है। कि ये शोहरतों की कामना इस कामना को चाहना, ये शोहरतों की कामना इस कामना को चाहना, ये ख्वाहिशों के सिलसिले इन सिलसिलों के काफिले, मुझे मालूम है कुछ भी नहीं, मुझे मालूम है कुछ भी नहीं, जिंदगी की गोद में मौत के आने तलक बस वक्त काटने का है जरिया भर। वो मौत महबूबा मुझे जिस दिन बुलाएगी, मैं सब कुछ छोड़कर चल दूंगा यूं, जो मंच से उतरे अभिनेता कोई और अपनी पोशाक अपना मेकअप उतार कर रख दे। जो मंच से उतरे अभिनेता कोई और अपनी पोशाक अपना मेकअप उतार कर रख दे, मगर हूं मंच पर मैं जब तलक, मगर हूं मंच पर मैं जब तलक, अपने हर किरदार को यूं बखूबी निभाऊंगा, अपने हर एहसास की जुल्फ को यूं सहलाऊंगा, जो सच इस दुनिया के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं, जो सच इस दुनिया के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। तो मैं सोचता हूं कि जब तक हैं तो पूरे दम से हैं, और जब उसने कहा भाई साहब पैकअप, बोले भाई साहब ये तुम्हारी तलवार रखी, ये तुम्हारा कोट उतार लो, चलो पैकअप। तो बस ये है, जब तक है लेकिन हैं, तब तक मृत नहीं है, तब तक पूरे दम से कि यही दुनिया है, यही सच्चाई है, जो करना है यहीं पे करना है। तो मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे याद किया, और जितने लोगों ने भी हमको देखा उन सबका भी आभार और धन्यवाद। बहुत ताली ज़रूर होनी चाहिए आपकी इस कविता के लिए, एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा। हम हमेशा ये सोच रहे थे कि इस पॉडकास्ट को किस तरह से हम पेश करें जहाँ पे हम एक क्रिएटिव इंसान को ला रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कोई क्रिएटिव पर्सन को पॉडकास्ट में लाते हैं तो उनकी जो सोच है वो कहीं हम गलत दिशा में लेके नहीं चले जाएं, हम गलत बात नहीं बोल दें, क्योंकि ये सारा एक इमोशनल जर्नी होती है और बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजर के वो आगे बढ़ते हैं। तो आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट डूइंग दिस पॉडकास्ट। और जितने रवि जी हम्बल हैं, जेनरस हैं और अब डाउन टू अर्थ हैं, ये जो फीलिंग्स आप पेश करते हैं, हमारी ऑडियंस को भी ये बात बहुत पसंद आई होगी कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये क्वालिटीज़ हमारे पास होनी चाहिए। और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल दी अचीवमेंट्स यू हैव डन, और आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए आई एम श्योर आप बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर डैट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर ऑडियंस को पसंद आया होगा पॉडकास्ट। आगे भी इस तरह के मनोरंजक पॉडकास्ट हम लाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग कंटेंट पे वर्क करें और ट्राई करेंगे कि आपको ऐसे चीज़ों से रूबरू करें जो चीज़ें आपको इस यूट्यूब की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, जहाँ पे हम रील्स देखते रहते हैं और हमें रियल वाइज सोच के बारे में पता नहीं चल पाता, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कंटेंट लाए जो आपके लिए मीनिंगफुल रहे। तो तब तक के लिए यू स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग यूथक्वेक। Thank you.